हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर है थर्ड। चैप्टर का नाम है जीवन शैली रोग के लिए निवारक उपाय के रूप में योग। ठीक है, यानी जो योग आसन है इसके ऊपर अपना ये चैप्टर है और योग करने से कैसे हम अपनी जीवन शैली में सुधार कर सकते हैं और बहुत सारी बीमारियों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। वो सारी बातें आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये आपका क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत ध्यान से इसको देखना है। पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, क्लास 12th ईएसपी न्यू ग्रुप। ठीक है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे इस नाम से फॉलो कर सकते हो, एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे वहां पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए और मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर देखो, पहले ही बता रहा हूं, ये जो चैप्टर है ना, ये अभी तक के जितने हमने चैप्टर करे हैं उसमें सबसे बड़ा चैप्टर है। काफी लंबा चैप्टर होने वाला है, बहुत डिटेल में हम इसको समझने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखना है शुरू से लेके एंड तक। बस यही चैप्टर बड़ा है, इसके पहले के इसके बाद के सारे चैप्टर इतने बड़े नहीं है। ठीक है, वो आपको छोटे छोटे चैप्टर मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं। देखिए, योग जो है वो विश्व को भारत ने दिया है। अंग्रेज क्या बोलते हैं योग को? योगा बोलते हैं। ठीक है, तो हमें योगा नहीं बोलना, हमें योग ही बोलना है, क्योंकि इसका नाम योग ही होता है। तो योग जो है विश्व को भारत ने दिया है, यानी भारत से योग जन्मा और पूरी दुनिया में गया, और आज पूरी दुनिया में लोग योग करते हैं, योग आसन करते हैं। प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि थे वो योग करते थे। ठीक है, अपने शरीर को मजबूत रखने के लिए, अपने शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनाने के लिए, अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए, अपने शरीर को रोगों से दूर करने के लिए क्या करते थे? योग करते थे। और ध्यान ध्यान यानी मेडिटेशन करते थे। इसके अभ्यास से एक उचित जीवन शैली को अपनाते थे। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो क्या करते थे? योग को अपनाते थे, मेडिटेशन करते थे, और ध्यान करने से क्या होता था? उनको कहीं ना कहीं एक बेहतर जीवन शैली मिलती थी। फिर योग शब्द जो है संस्कृत भाषा के युज धातु, यानी संस्कृत भाषा में जो शब्द है युज, उस धातु से ये निकला है, और इसका मतलब होता है जोड़ना या फिर मिलाना। ठीक है, यानी योग शब्द किससे बना है? संस्कृत की युज धातु से। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जोड़ना या फिर मिलाना। तो योग एक संपूर्ण जीवन शैली है। ठीक है, योग क्या है? एक जीवन शैली, एक लाइफस्टाइल है, और हम सभी को अपनी लाइफस्टाइल में, अपने जीवन में योग को शामिल करना चाहिए। ठीक है, अगर आप योग नहीं करते हैं तो आप करना स्टार्ट कर दीजिए, आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। फिर जिस व्यक्ति को अपने मन, अपने मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। ठीक है, क्या होता है इससे? इससे ये फायदा होता है कि जो व्यक्ति योग करते हैं वो अपने मन को काबू में रख सकते हैं, अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं, और खुद को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। ठीक है, योगी पुरुष जो होगा, योगी जो व्यक्ति होगा या योगी महिला होगी, वो क्या करेगी? वो अपने अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को। फिर हम सभी को अपने जीवन में योग और प्राणायाम को अपनाना चाहिए। इससे हम क्या रह सकते हैं? हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, और हमारे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। आगे चलते हैं। मन पर नियंत्रण करके तथा शरीर को स्वस्थ रखकर व्यक्ति जो है परम आनंद का अनुभव कर सकता है। देखिए, इस दुनिया में जो सुखी व्यक्ति है ना, वो वही व्यक्ति है जो हेल्दी है, जो फिजिकली फिट है। ठीक है, जिसका अपने मन पे कंट्रोल है, जिसका शरीर स्वस्थ है, वो इस दुनिया का सुखी व्यक्ति है। हम कई बार देखते हैं, हम सोचते हैं कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो सुखी है, पर ऐसा नहीं होता। मान लो अगर पैसा बहुत ज्यादा है पर स्वास्थ्य नहीं है, हेल्थ सही नहीं है, तो समझ लो वो व्यक्ति भी सुखी व्यक्ति नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति है जो गरीब है, उसके पास ज्यादा पैसा तो नहीं है पर वो शरीर से हेल्दी है, तो वो क्या है? वो सुखी है, वो परम आनंद को महसूस कर सकता है। आप कभी हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल में जब आप चारों तरफ देखोगे ना, कोई लंगड़ा के चल रहा है, किसी की आंख फूटी हुई है, किसी के कोई बीमारी है, किसी के कोई बीमारी है, तब आपको पता लगेगा कि हमारा जो शरीर है वही हमारी असली वेल्थ है। कहा जाता है ना, हेल्थ इज वेल्थ। तो ये चीज आपको यहां से पता लगती है। इस प्रकार ये माना जाता है कि योग जो है सभी प्रकार के दुख और पीड़ा को नष्ट करता है। यानी योग क्या करता है? हर प्रकार के दुख को खत्म करता है, पीड़ा को खत्म करता है। फिर योग का महत्व क्या है और इसके लाभ क्या है? अगर मान लो कोई योग करता है तो उसका क्या फायदा उसको मिलेगा? तो जो व्यक्ति योग करेगा, योग उसके शरीर को क्या कर देगा? मजबूत बना देगा। यानी अगर हम योग करेंगे तो हमारा शरीर जो है मजबूत हो जाएगा। योग जो है शरीर को शुद्ध करता है। ठीक है, हमें हमारे जो बॉडी के टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले तत्व होते हैं, उसको निकालने का काम करता है। योग हमारी आसन विकृति को ठीक करता है। पोस्चर से रिलेटेड लोगों में विकृति आ जाती है, कोई झुके हुए कंधे लेके चल रहा है, किसी के यहाँ पे कुबड़ निकल रहा है, ठीक है, किसी के पैर टेढ़े हो रहे हैं, तो ये जो पोस्चर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है, इसको योग जो है वो ठीक कर देता है। योग के द्वारा शरीर में लचीलापन बढ़ेगा, यानी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, छोटी छोटी चीजों में चोट नहीं लगेगी। ठीक है,
योग जो है मोटापे को कम करता है, यानी जो हमारा जो वजन होता है उसको कंट्रोल में लाएगा, मोटापे को कम करेगा। योग जो है मनुष्य के स्वास्थ्य को सुधारेगा, हमारी हेल्थ को ठीक करेगा। और योग जो है मानसिक तनाव को कम करेगा। जो व्यक्ति रेगुलर योग करता है वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है, तनाव से मुक्त रहता है, ठीक है। क्योंकि तनाव से मुक्त रहना भी आजकल की जो भाग दौड़ वाली लाइफ है उसमें ये बहुत जरूरी है। अगर आपको मानसिक तनाव से दूर रहना है तो आपको योग करना चाहिए, ठीक है। अब जीवन शैली से संबंधित कुछ रोग, यानी ये वो बीमारियां हैं जो हमारे गलत लाइफस्टाइल से होती है। अगर हम गलत तरीके से रहते हैं, गलत तरीके से रहने से यहाँ पे मेरा क्या मतलब है, देखिए गलत तरीके से रहने का मतलब है बस खाते रहो, ठूसते रहो और पड़े रहो, कोई एक्सरसाइज मत करो, ठीक है, कोई एक्टिव मत रहो, बस ऐसे ही पड़े रहो, तो क्या होगा, मोटापा हो जाएगा। हद से ज्यादा अगर कार्बोहाइड्रेट लेंगे तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज हो जाएगी, ठीक है। सांस से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम यानी अस्थमा हो सकती है। बीपी की प्रॉब्लम देखोगे आप ज्यादातर लोगों में, किसी को ज्यादा बीपी हो जाता है, किसी का कम बीपी हो जाता है, तो ये रक्तचाप की प्रॉब्लम हो जाती है। ज्यादातर हाई बीपी वाली समस्या लोगों में रहती है। किसी की पीठ में दर्द है, किसी के गठिया है, किसी के गर्दन में दर्द है, किसी के स्पाइन में दर्द है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमारे क्या होता है, दर्द होता रहता है। तो ये सब क्या है, जीवन शैली से संबंधित रोग है। यानी अगर हम गलत लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये सारे रोग घेर लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके ना इन सारी बीमारियों को देखेंगे और इन बीमारियों को कौन से योग अभ्यास के द्वारा ठीक किया जा सकता है उसको समझेंगे। जैसे मान लो कुछ ऐसे योगासन भी होते हैं जो कॉमन होते हैं, जो मतलब जो मोटापे को भी ठीक करेंगे, डायबिटीज को भी ठीक करेंगे, अस्थमा को भी ठीक करेंगे, बीपी को भी ठीक करेंगे। यानी कुछ ऐसे योग होते हैं, यानी योग तो वो एक है लेकिन उसके, ठीक है, काम अनेक है, यानी वो एक तीर से कई निशाने मारने वाला सीन है। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटापे की। अगर मान लो किसी में मोटापा है, फैट बहुत ज्यादा है, चर्बी है, तो वो ताड़ासन कर सकता है, कटी चक्रासन, पवन मुक्त आसन, मत्स्यासन, हलासन, पश्चिमोत्तासन, ठीक है, अर्ध मत्स्येंद्रासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, सूर्य भेदन, प्राणायाम, ये सारी चीजें कर सकता है। अब मान लो किसी को डायबिटीज है, अब देखो कटी चक्रासन, कटी चक्रासन हमने कहाँ पे पढ़ा था, हमने यहाँ पे भी पढ़ा था। यानी ये मोटापे भी को भी कम करेगा, डायबिटीज को भी कम करेगा, ठीक है, ठीक करेगा। पवन मुक्त आसन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ये कई तरह के आसन है, आप इसके एक बार नाम पढ़ लीजिए। अस्थमा में ये आसन करने होते हैं। मैं एक बार साइड हो जाता हूं, आप एक बार इसको बहुत ध्यान से देखिए। तो ये सब आसन होते हैं जो अगर हम करेंगे तो इन रोगों से हम मुक्त रह पाएंगे, ठीक है। फिर जैसे बीपी है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है तो वो ये आसन कर सकता है। किसी में मान लो दर्द है या पीठ में दर्द, गठिया का दर्द है, तो इस तरीके के आसन कर सकता है। उससे क्या मिलेगा, उसको फायदा मिलेगा। तो ये सब क्या है, आसन है जिसको हम करके अपने जीवन में इन बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। अब जीवन शैली से संबंधित रोग, यानी जो हमारा गलत लाइफस्टाइल होता है उससे संबंधित रोग कौन से होते हैं, ये वही रोग है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सब कौन से रोग हैं जो हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से हमारे शरीर में हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे जो रोग है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोटापा। मोटापा जो है वो केवल भारत में नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों में आज के समय में क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभर रहा है मोटापा। मोटापा आप देख रहे हो, इसे देख के आपको पता लग रहा होगा कि कितनी ज्यादा चर्बी है पेट में। अब आप इसके पेट को और मेरे पेट को देखो, अगर आप देख पा रहे हो तो कितना फर्क है। अगर मान लो मेरा भी इस तरीके से पेट हो जाए तो फिर मैं भी कई तरह की बीमारियों से गिर जाऊंगा। तो ये होता है, यानी मोटापा जो होता है ना, ये हमें केवल दिखने में बेकार नहीं लगाता, मतलब जो मोटे होते हैं वो देखने में भद्दे से लगते हैं, केवल वो नहीं है, बल्कि मोटापे का मतलब है कि इस चर्बी के अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं। यानी ये हमें मोटापा जो होता है बहुत सारी बीमारी देगा। तो हमें क्या करना है, इस मोटापे को समाप्त करना है, मोटापे को खत्म करना है, ताकि हेल्दी लाइफस्टाइल जी सके, हेल्दी रह सके, ठीक है। अब देखो मोटापा जो होता है कुछ इस तरीके से है, देखो एक बार जरा कितना बढ़िया फैट दिखाई दे रहा है इसमें, बहुत ध्यान से देखो, ये है असली मोटापा। अब वापस से देखो एक बार इस वीडियो को, देखो क्या है ये, कमाल है ये। तो इस मोटापे को खत्म करके बहुत सारी बीमारियों से दूर हो सकते हैं। अब मोटापे को समझते हैं। तो मोटापा क्या है, एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारे शरीर में वसा यानी जो फैट की मात्रा होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मोटापे के कारण हमको बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे रोग हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि डायबिटीज भी हो जाती है मोटापे के कारण, उच्च रक्तचाप यानी कि बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों का दर्द हो सकता है, ठीक है। बहुत तरह की प्रॉब्लम हो सकती है मोटापे की वजह से। अगर मोटापे से बचना है, मोटापा अगर किसी को हो गया है, तो उसको कुछ ऐसे अभ्यास हैं जो रेगुलर करने से, यानी कुछ ऐसे आसन है जिसका अगर अभ्यास लगातार किया जाए, रेगुलर किया जाए, तो उसको मोटापे को वो कंट्रोल कर सकता है, कम कर सकता है। तो जैसे कि इसमें ताड़ासन हो गया, कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, हलासन, मत्स्य आसन, पश्चिमोत्तासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, ठीक है, ये सारे आसन है। अभी हम क्या करेंगे, इन आसन को डिस्कस करेंगे, कैसे किए जाते हैं, क्या इनकी पोजीशन होती है, ठीक है। अभी तो बस हम इसको समझ रहे हैं, ध्यान से बस देख लो एक बार।
आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मोटापे से ये आसन हमको बचाते हैं। तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, देखो इसमें खूब सारे आसन है, हम एक एक करके इन आसन को डिस्कस करेंगे। और कई आसन ऐसे हैं जो कॉमन है, जो मोटापे में, डायबिटीज में या कई जगह पे काम आते हैं। तो एक आसन को हम बस एक बार पढ़ेंगे, 2 बार 3 बार नहीं पढ़ेंगे, वरना चैप्टर 4 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार में आपको सारी चीजें कवर करा दूंगा। तो मोटापे में सबसे पहले बात करते हैं ताड़ासन की। ताड़ासन कैसे होता है, कुछ इस पोजीशन में होता है, एक बार आप ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, हम सीधा अपने हाथ को इस तरीके से करते हैं और ऐसे हम ऊपर अपने पंजों पे खड़े हो जाते हैं, तो इसको ताड़ासन कहा जाता है। देखो ये जो महिला है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, ये अपने पंजों पे खड़ी है। किस पे खड़ी है, पंजों पे खड़ी है। ठीक है, पंजों पे, और बिल्कुल शरीर जो है एकदम सीधी रेखा में है और हाथ ऊपर है, तो इसको कहा जाता है ताड़ासन। यानी हमें अपना शरीर जो है एक ताड़ के वृक्ष जैसा बनाना होता है, तो इसको ताड़ासन कहा जाता है। ये मोटापे में भी हमारी मदद करता है। ठीक है, अब ताड़ासन जो है कैसे किया जाता है, इसके क्या फायदे होते हैं, बेनिफिट क्या होते हैं, और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, बहुत तरह की चीजें जो हमको यहाँ पे समझनी है। सबसे पहले बात करते हैं ताड़ासन। तो ये एक ऐसा आसन है जिसका अभ्यास करने से शरीर जो होता है ताड़ के वृक्ष, यानी ताड़ का वृक्ष कैसा होता है, लंबा होता है, ताड़ के वृक्ष के जैसा हमारा शरीर जो है मजबूत बन जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है ताड़ासन। ठीक है, यानी ताड़ के वृक्ष जैसा हमारा शरीर मजबूत हो जाएगा अगर हम इसको करेंगे, इसका नाम ताड़ासन है। ये शरीर को मजबूत करेगा, हमारे शरीर को सुडौल बनाएगा। ठीक है, यानी कि एक मतलब शेप में लेकर आएगा, ऐसा नहीं कि फैले हुए मोटापा इतना ज्यादा है, ऐसा नहीं होगा। फिर शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए ये श्रेष्ठ आसन माना जाता है, यानी जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, जिसको हाइट बढ़ानी है, उसके लिए कहा जाता है कि अगर ताड़ आसन रेगुलर करते हैं तो हाइट बढ़ सकती है। ठीक है, ऐसा माना जाता है, बेस्ट आसन माना जाता है। अब ये जो ताड़ आसन है, इसके क्या फायदे होते हैं, यानी जो व्यक्ति इस आसन को करेगा उसको क्या फायदा मिलेगा। तो देखिए, इससे हमारे देखो जो जो हमारे अंग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर हम ऐसे करते हैं और यूं होते हैं तो हमारा ये जो श्वसन तंत्र है, फेफड़े वगैरह है, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, यानी इससे हमारे फेफड़े मजबूत होंगे और विस्तृत होंगे, चौड़े होंगे। शारीरिक और मानसिक संतुलन में वृद्धि हो जाएगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, हमारा पाचन तंत्र मजबूत होगा। ठीक है, गट हेल्थ भी ठीक होगी। कद की वृद्धि बढ़ाने के लिए, यानी हाइट को बढ़ाने के लिए अच्छा आसन माना जाता है। शरीर हमारा मजबूत हो जाएगा, सुडौल हो जाएगा, फिट दिखेगा, और आलस से दूर करने के लिए सर्वोत्तम है। आपका कोई आलसी सहेली या सहेला हो तो उसको आप ये वाला आसन बताइए। ठीक है, इससे आलस भी दूर होता है। आगे चलते हैं। अब ताड़ आसन जो है, अगर इसको करेंगे तो उसके करने के दौरान हमको कुछ सावधानियां रखनी है। कौन सी सावधानी रखनी है, देखो कोई भी आसन अगर गलत तरीके से किया जाएगा तो उसके गलत परिणाम होंगे, फायदे की जगह नुकसान हो जाएंगे। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा आसन कैसे करना है, कब करना है और क्या नहीं करना। देखो मान लो किसी के पैर में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, दर्द है, कोई सर्जरी हो रखी है, तो उसको यह आसन नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रेगनेंसी में है, यानी मान लो कोई महिला है वो प्रेग्नेंट है, तो उसको ये नहीं करना चाहिए। बीमारी या ऑपरेशन के तुरंत बाद ऐसे आसन को नहीं करना चाहिए। पता लगे ऑपरेशन हुआ है, टांके वगैरह लग रखे और टांके ही खोल दिए, तो ऐसा नहीं करना। सिर दर्द या फिर निम्न रक्तचाप की स्थिति में नहीं करना। मान लो किसी के सर में दर्द हो रहा हो, बीपी किसी का बहुत ज्यादा लो हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में इस आसन को करने से बचना चाहिए। ठीक है, नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट आसन है हमारा कटी चक्रासन। एक बार देखो, कटी का मतलब होता है कमर, तो कमर को हमें घुमा के चक्र की तरह बनाना है एक तरीके से। तो कटी चक्रासन में क्या होता है, तो देखिए कटी चक्रासन 2 शब्दों से मिलकर बना है। कटी का मतलब होता है कमर, और चक्र यानी जिसका मतलब होता है पहिए की तरह घुमाना। ठीक है, यानी अपनी कमर को हम क्या करते हैं, इसमें घुमाते हैं। आगे चलते हैं। यह आसन जो होता है कमर को दाईं तरफ तथा बाईं ओर घुमाना, यानी आप देखोगे इसमें ये जो महिला है, ये जो कमर है उसको एक तरफ घुमा रही है, तो इस तरीके से इसको किया जाता है। ऐसा करते समय पहिए की तरह हमारी कमर जो है वो घूमती है, और इसलिए इसका नाम ही पड़ गया है कटी चक्रासन। यानी हमें कटी यानी अपनी कमर को, ठीक है, पहिए की तरह इसमें घुमाना होता है। अब ये जो आसन है अगर इसको करा जाए तो उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, देखो इसमें हमारा पेट इन्वॉल्व हो रहा है, तो पेट पे असर पड़ेगा, यानी पाचन तंत्र पे असर पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति को कब्ज गैस की समस्या रहती है, अगर वो करता है तो उसको इससे लाभ मिलेगा। फिर मेरुदंड और कमर के लचीलेपन में वृद्धि, यानी जो हमारा मेरुदंड है, ठीक है, हमारी जो स्पाइन होती है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें फायदा देगा। कमर को हमारे फ्लेक्सिबल बनाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएगा। हाथ और पैरों के मांसपेशियों के लिए फायदेमंद है, यानी हमारे जो हाथ की मसल्स है, हमारे जो पैर की मसल्स है, उसको फायदा पहुंचाएगा। गर्दन और कंधों को भी इससे क्या मिलता है, आराम मिलता है, यानी गर्दन को भी बेनिफिट मिलेगा और कंधों को भी मिलेगा। पेट की मांसपेशी और पीठ को शक्तिशाली बनाता है, यानी जो हमारे पेट की मांसपेशियां हैं और जो हमारी पीठ है
उसको ये ताकतवर बनाता है। ज्यादा देर बैठकर काम करने वालों के लिए लाभदायक है, यानी जो लोग ज्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं, जैसे लैपटॉप पे कंप्यूटर पे काम करते हैं, चेयर पे बैठ के काम करते हैं, अगर वो लोग इसको करते हैं कटी चक्रासन को, तो उनको बहुत ज्यादा इससे बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, अब क्या सावधानियां करनी है, यानी मान लो किसी को ये आसन करना है तो उसको क्या सावधानी रखनी होती है। तो जिस व्यक्ति की कमर में या मान लीजिए जिस व्यक्ति की गर्दन में पहले से कोई दर्द है, मान लो किसी की कमर में पेन है, किसी के मान लो नेक में पेन है, तो ऐसी कंडीशन में उसको यह आसन नहीं करना चाहिए, वरना दर्द जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यदि किसी को रीढ़ की हड्डी की समस्या है, मान लो किसी की स्पाइन में पहले से ही कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। रीढ़ की हड्डी में समस्या है, मेरुदंड में समस्या है, तो ये उस समय में नहीं करनी चाहिए। हेल्दी इंसान कर सकता है। इसके बाद है पवन मुक्त आसन। ठीक है, तो देखो ये है, इस पोजीशन में किया जाता है इसको पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन जो है, इसको देखिए, पवन मुक्तासन पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। इसको पवन मुक्तासन यानी अंग्रेजी में गैस रिलीज पोज कहा जाता है। पवन मुक्त आसन का अर्थ होता है पवन या हवा को मुक्त करना। ठीक है, तो जिन लोगों को गैस वगैरह बनती है, तो वो अगर इस आसन को करते हैं तो पवन मुक्त हो जाएगी उनकी। ठीक है, इसके बाद पवन मुक्त आसन के लाभ क्या होते हैं, तो देखिए ये कब्ज में, यानी जिस व्यक्ति के पेट में प्रॉब्लम रहती है, कब्ज की समस्या, उसको फायदा पहुंचाएगा। हमारे पेट को आराम देता है, गैस की समस्या में राहत देता है, और इससे बाल मजबूत होते हैं। ठीक है, बाल हमारे मजबूत होंगे, शरीर को चुस्त रखेगा। ठीक है, शरीर को चुस्त रखेगा, घुटने और जोड़ों को मजबूत बनाएगा, हमारे पेट की जो मसल्स होती है, मांसपेशियां होती है, उसको ताकतवर बनाता है, और हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी रक्त का जो संचार होता है, वो हृदय में और फेफड़ों की तरफ जो तेजी से बढ़ाएगा। ठीक है, यानी जब हम इस पोजीशन में आते हैं तो हमारा जो रक्त का संचार है वो हृदय यानी हार्ट की तरफ आता है तेजी से। अब इसको करते वक्त हमको क्या सावधानी रखनी है। ठीक है, तो सावधानी ये रखनी है कि जिस व्यक्ति की कमर में पहले से दर्द है, उसको ये आसन करना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। जिसके घुटने में या जोड़े में दर्द है, उसको भी ये नहीं करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि खाना खाते हैं पेट भरा रहता है, उस समय पेट पे ज्यादा प्रेशर दोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, फिर गर्भवती महिला को नहीं करना चाहिए, कभी भी भूलकर भी किसी प्रेग्नेंट महिला को यह आसन नहीं करना है। फिर जिसकी गर्दन में दर्द हो उसको भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है मत्स्य आसन। अब देखो ये कुछ मछली जैसा लग रहा होगा अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, तो चलिए देखते हैं। मत्स्य आसन योग करते समय हमारा जो शरीर होता है ना, उसका आकार कैसा बन जाता है, मछली की तरह बन जाता है, यानी एक मछली जैसा आसन बन जाता है। तो इसी कारण इसको कहा जाता है मत्स्य आसन, और अंग्रेजी में इसको फिश पोज कहा जाता है, यानी फिश की तरह पोज बनाना है, मछली की तरह हमको अपना शरीर बनाना होता है। ये कमर और गले से संबंधित जो प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, एक बेस्ट आसन माना जाता है कमर और गर्दन की जिसको प्रॉब्लम हो उसके लिए। अब बात करते हैं मत्स्य आसन जो होता है, इसके फायदे क्या होते हैं, यानी इसके लाभ यानी बेनिफिट क्या होते हैं। तो रीढ़ की हड्डी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी में फायदा पहुंचाएगा, घुटने के जोड़ जो है उसको मजबूत करने का काम करता है, जिसको श्वास रोग है, सांस से रिलेटेड रोग है, उसको दूर करेगा, फेफड़े मजबूत होते हैं इससे, कमर दर्द में क्या करता है, आराम पहुंचाता है, और घुटनों का दर्द जो है वो भी कम होता है। किसी को मान लो थायराइड की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, अग्नाशय की प्रॉब्लम है, या किसी का पाचन संस्थान सही से काम नहीं कर रहा, तो उसका पाचन प्रणाली को सुधारेगा। पेट के जितने भी रोग होते हैं उसमें बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाता है। पेट पर जमी एक्स्ट्रा चर्बी, देखते हो ना लोगों के पेट में चर्बी जम जाती है, तो उस एक्स्ट्रा चर्बी को ये निकालने का काम करता है। हार्मोन्स का उचित मात्रा में स्राव, यानी हार्मोन्स को ठीक करता है। ठीक है, हार्मोन्स की सही मात्रा में हार्मोन्स आएंगे। अब सावधानियां क्या करनी है भाई, तो जो भी व्यक्ति इस आसन को करेगा, फिश पोज को करेगा, अगर मान लो उसके घुटने में पहले से दर्द है, तो ऐसी कंडीशन में उसको नहीं करना चाहिए। यदि मान लो किसी को स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में समस्या है, तो उसको आसन नहीं करना। मान लो किसी की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, रीढ़ की हड्डी के बीच में जो डिस्क होती है, ये जो डिस्क होती है रीढ़ की हड्डी के बीच में, किसी की वो स्लिप हो गई है, इधर उधर आ गई है, या डिस्क बल्ज बोला जाता है, डिस्क बल्ज हो गया है, तो ऐसे में उसको पहले से ही पेन होगा तगड़ा वाला, और अगर वो इसको करेगा तो उसका पेन जो है वो बढ़ जाएगा, तो ऐसे में उसको नहीं करना चाहिए। हलासन, ठीक है, अब देखो हलासन शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक हल दूसरा आसन, इससे बना है। तो इसमें क्या होता है, हल का मतलब होता है जमीन को खोदने वाला कृषि यंत्र, यानी जमीन में जब जो खेती करते हैं वो हल चलाते हैं ना, तो ये वही वाला हल है। ठीक है, ये यंत्र है। और आसन का मतलब है बैठने की मुद्रा, यानी हल के आसन में, ठीक है, जैसा हल होता है उस तरीके से बैठने की मुद्रा। तो इस योग को करने के दौरान शरीर की जो मुद्रा हो जाती है वो हल की तरह लगती है, यानी जैसे हल होता है वैसा लगता है, जिसके कारण योगासन को हिंदी में हलासन कहा जाता है। ठीक है, और अंग्रेजी में इसको लो पोज कहा जाता है। तो एक बार देखो ध्यान से, पहले आप देख लो इसको।
कुछ इस प्रकार से यहाँ पे शरीर हो जाता है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, हल आसन में आप देखोगे, हालांकि इसने हाथ आगे कर रखा है, लेकिन एक्चुअल पोजीशन ये वाली होती है। यहाँ पे हाथ को पीछे लाया जाता है और ये जो शरीर है इसको इस तरीके से करा जाता है, तो ये इसको क्या कहा जाता है, इसको हल आसन कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो हल आसन अगर हम करते हैं तो इसके हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो ये हमारे पाचन तंत्र को सुधारेगा, क्योंकि हमारे पेट पे असर पड़ रहा है तो पाचन तंत्र को सुधारता है, हमारा मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिज्म जो होता है उसको बढ़ाएगा, तो हमारा शरीर ऑलरेडी हेल्दी रहेगा। ठीक है, और फिर क्या होता है, वजन जो होता है, हमारा वेट जो होता है उसको मैनेज करने में मदद करता है। जो डायबिटीज के मरीज हैं, जिनको डायबिटीज हो रखी है, उनके लिए अच्छा एक आसन माना जाता है। जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा होती है उसको ये कम करता है। ठीक है, कम करेगा, नियंत्रित करेगा। रीढ़ की हड्डी या फिर कंधों का लचीलापन बढ़ाता है, कमर दर्द में आराम मिलता है, तनाव और थकान से निपटने में भी हमारी मदद करेगा, एक अच्छा आसन माना जाता है। ये आसन नपुंसकता, किसी को नपुंसकता की प्रॉब्लम है, साइनोसाइटिस है, ठीक है, साइनस में दिक्कत है किसी के, या मान लो इंसोम्निया, किसी को नींद नहीं आती है रात में, सिर दर्द रहता है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये बेनिफिट पहुंचाता है। जब ये आसन करा जाए तो कौन सी सावधानी रखनी है अपने को, तो आसन करते समय अगर किसी की गर्दन में पहले से कोई चोट लग रखी है, कोई सर्जरी हो रखी है, तो उसको ये आसन नहीं करना है। किसी को बीपी पहले से बहुत ज्यादा हाई रहता है, या फिर मान लो किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा उसका बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, अस्थमा की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में भी इसको करने से बचना चाहिए। अब एक है पश्चिमोत्तासन। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से होता है, एक बार आप इसको ध्यान से देखिए। तो ये जो आसन है हमारा, इसमें क्या होता है, जब हम आगे हम मतलब बैठते हैं आगे की तरफ सीधे, फिर आगे की तरफ अपने शरीर को झुकाते हैं इस तरीके से, तो ये पश्चिमोत्तासन होता है, और ये बहुत ही लाभ पहुंचाता है हमको, क्योंकि शरीर का जो पिछला भाग है उसमें पूरी तरीके से खींचता है, एक तरीके से क्या करता है, स्ट्रेच। और हमारे शरीर में, ठीक है, स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है, इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो ये हमारे शरीर को स्ट्रेच करता है। ठीक है, यानी हमारी जो मसल्स है, हमारी जो हड्डियां हैं और हमारी जो नसें होती है उसमें खिंचाव लाने का काम करता है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसको करा जाता है। कभी आप करके देखना और बताना आपका हाथ पहुंचता भी है या नहीं पहुंचता, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हाथ भी नहीं पहुंचता है वहां तक। अब ये जो आसन है इसके क्या फायदे हो सकते हैं, तो ये हमारे पैरों को मजबूत करेगा, हमारे लेग्स के लिए अच्छा है, मस्तिष्क को शांत रखता है, तंत्रिका तंत्र को भी ठीक करेगा, हमारी एकाग्रता बढ़ाएगा, यानी जो हमारी कंसंट्रेशन पावर है उसको बढ़ाएगा। कई बार क्या होता है, किताब लेके बैठते हैं पढ़ने और हो जाते हैं, दिमाग कहीं और चला जाता है, उसके बारे में इसके बारे में सोचते हैं, मन मन में बड़बड़ाने लगते हैं, कुछ तो गाली भी बकने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये एकाग्रता होती है, लोगों की एकाग्रता, यानी कि जो कंसंट्रेशन पावर है वो खत्म हो रखी है, बस वो 2 मिनट बैठेंगे कहीं और चले जाएंगे, तो ये हमें एकाग्र करेगा, यानी हम फोकस कर पाएंगे, अपनी पढ़ाई के लिए बैठे तो पढ़ाई पे ही फोकस कर पाएंगे अगर इसको करते हैं तो। अंदरूनी अंगों की मालिश करता है, ठीक है, हमारे शरीर को अंदर से मालिश करता है ये। सावधानी क्या रखनी है, अगर मान लो किसी के पेट में अल्सर है, छाले हैं, तो ऐसे में क्या है, मान लो किसी को पहले से ये शिकायत है, तो भोजन के बाद उसको ये करने से बचना चाहिए। फिर आंतों में सूजन होने पे नहीं करना चाहिए, कमर में तकलीफ हो तो इस आसन को करने से बचना चाहिए, वरना नुकसान दे देगा। अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ठीक है, संस्कृत में अगर हम देखें इसका मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब है आधा, और इस मुद्रा में हम अपनी रीढ़ को आधा मोड़ते हैं, क्योंकि पूरी तरीके से मोड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो हम क्या करेंगे, आधा अपनी जो रीढ़ है उसको मोड़ेंगे। ये आसन जो है, ये नाम योग के जन्मदाता जो है मत्स्येंद्र गाथ, इनके नाम पे इसका आसन पड़ा है। ठीक है, अब एक बार देखिए इसे ध्यान से, पहले आप ध्यान से देख लो, बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, हाथ को घुमाकर कमर को थोड़ा सा मतलब उधर को मोड़ रखा है, और इस तरीके से हमने लेग को रखा हुआ है। अब ये जो ये आसन होता है, ये मुद्रा जो है पूरी रीढ़ की मालिश करके उसको लचीला बनाती है, यानी हमारी रीढ़ के अंदरूनी रूप से मालिश करती है। इस मुद्रा में प्रत्येक रीढ़ का जोड़ घूमता है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके जो जॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो घूमते हैं, जब यूं हम घुमाएंगे तो हमारी रीढ़ के जॉइंट भी घूमेंगे, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाएगी, और हमारे कमर के क्षेत्र पे ये ज्यादा असर करती है। हैमस्ट्रिंग, पिंडली, कूले, इन सब में खिंचाव लेकर आती है। शरीर में जो एक्स्ट्रा फैट होता है, जो फालतू की चर्बी जमा होती है उसको समाप्त करती है, और शरीर को सुंदर और सुडौल बनाने का यह आसन काम करता है। ठीक है, अस्थमा के रोगी, उच्च रक्तचाप वाले, ऑस्टियोपोरोसिस वाले, जिनके हड्डियों में दिक्कत है, किसी को साइनसाइटिस है, ठीक है, साइनस वाली प्रॉब्लम है, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, तो ऐसे लोगों को भी ये बेनिफिट पहुंचाता है। सावधानी क्या करनी चाहिए भाई, इस आसन को तब ही करें जब तक इसे आसानी से कर सकते हैं, यानी कि ज्यादा
पता लगे इतना घुमाना है तो उतना ही घुमाना है, ऐसा ना हो कि जरूरत से ज्यादा घुमाने की कोशिश करो। यदि दर्द महसूस होता है तो इसे रोक दें, ठीक है, जहां पे दर्द हो वहीं पे रोक दो। देखो ये आसन नहीं, कोई भी आसन करो, कोई भी एक्सरसाइज करो, उसे तब तक ही करना चाहिए जब तक हमारा शरीर झेल रहा है। हमारा शरीर हमको बताता है कि भाई अब ओवर हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, अब मत करो, लेकिन कुछ लोग होते हैं ज्यादा समझदार, वो ओवर होने के बाद भी करते रहते हैं और बाद में फिर हॉस्पिटल में पड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना है, जहां तक बर्दाश्त हो वहीं तक करना चाहिए। धनुरासन, ये आसन करने के दौरान शरीर की जो मुद्रा होती है वो धनुष के जैसी बन जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया है धनुरासन, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके का है, अगर आप देखोगे ये धनुष ऐसा होता है ना, तो ये धनुष जैसा हमारा शरीर इसमें बन जाता है। देखो ध्यान से, वापस देखो, तो इस तरीके से हमारे शरीर को धनुष जैसा बनाया जाता है इसमें। अब ये जो धनुरासन है इसको देखते हैं, इसको अगर हम करेंगे तो हमको क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो ये आसन जो हमारी पीठ के लिए, हमारी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत अच्छा होता है, ताकतवर बनाता है हमारी पीठ को, हमारी रीढ़ को। जननांग को संतुलित रखने में मदद करता है, ठीक है, प्राइवेट पार्ट वगैरह जो है उसको भी संतुलित रखेगा। छाती, गर्दन और कंधे को जो जकड़न हो जाती है, जो स्टिफनेस हो जाती है, उसको दूर करेगा। हाथ और पेट के स्नायु को ये क्या करता है, मजबूत करता है। रीढ़ की हड्डी को हमारे लचीला बनाता है। तनाव और थकान को कम करेगा। मासिक धर्म, मान लो किसी महिला को, कोई महिला करती है, उसको पीरियड से रिलेटेड समस्या है, तो उसको ये कम करेगा। हमारा जो गुर्दा होता है उसकी कार्यशीलता को ये बढ़ाता है, बेहतर कर देता है। अब बात करते हैं सावधानियां। तो उच्च और निम्न रक्तदाब की समस्या है किसी को तो नहीं करना, हर्निया की प्रॉब्लम है तो नहीं करना, कमर में सिर में दर्द है तो नहीं करना, किसी को माइग्रेन है, लगातार सिर में दर्द रहता है, नहीं करना, गर्दन में कोई चोट लगी है, कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी हुई है, नहीं करना, हाल ही में पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि पेट पे जोर पड़ेगा जब इस तरीके से करेंगे, तो पेट का ऑपरेशन हुआ है तो भूल के भी नहीं करना। कोई प्रेग्नेंट महिला को तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि पेट के बल लेट रहे हैं। देखो वापिस देखो, पेट क्या है, जमीन पे है, यानी पेट पे पूरे शरीर का भार आ रहा है। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला ऐसे कर देगी ना तो बहुत भयंकर नुकसान उठाना पड़ेगा, तो कोई भी प्रेग्नेंट महिला इसको ना करे, ठीक है। अब नेक्स्ट है सूर्य भेदन प्राणायाम। अब ये सूर्य भेदन प्राणायाम जो है कुछ इस प्रकार की इसकी मुद्रा होती है, इसको देखते हैं। सूर्य भेदन प्राणायाम जो है इसको अंग्रेजी में राइट नोस्ट्रिल ब्रीथिंग कहा जाता है। इस प्राणायाम का सीधा संबंध हमारे सूर्य नाड़ी से होता है, इसीलिए इसका नाम सूर्य भेदन है। इसमें पूरक क्रिया यानी दाई नासिका, जो दाई हमारी नासिका होती है, ठीक है, उसके द्वारा की जाता है इसको। और दाई नासिका सूर्य नाड़ी से जुड़ा हुआ उसको माना जाता है, इसको दाई नासिका से किया जाता है, इसी कारण इसे सूर्य भेदन प्राणायाम के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से किया जाता है, बहुत ध्यान से देखना, दाई नाक का यूज हो रहा है इसमें, ठीक है। अब सूर्य भेदन प्राणायाम जो है इसके लाभ क्या है। तो सूर्य भेदन प्राणायाम को नियमित अभ्यास से अगर करा जाए तो सकारात्मक विचार आएंगे हमारे मन में। तनाव यानी स्ट्रेस को कम करेगा, जो डिप्रेशन में लोग रहते हैं, मानसिक तनाव रहते हैं, उससे हमें मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। नजला की समस्या हो, खांसी की समस्या हो, मान लो किसी को जुकाम रहता हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों की समस्या हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी को पाइल्स वगैरह हो, तो उसमें भी ये क्या करता है, मदद करता है। इस प्राणायाम को अगर रेगुलर अभ्यास किया जाए तो कफ के जो रोग होते हैं उससे हमें राहत मिलती है। और ये प्राणायाम जो है हमारी आंतों को भी साफ करने का काम करता है, ठीक है। अब सावधानी क्या बरतनी है ये समझिए। सावधानी की बात करें तो पेट भरा होने पर ये प्राणायाम नहीं करना। देखो ज्यादातर जो हमारी जो भी एक्सरसाइज होती है, अगर खाना खाने के तुरंत बाद करोगे तो नुकसान देते हैं, यानी खाना खाने के बाद ज्यादातर कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी होती है। आप वज्रासन कर सकते हो और थोड़ी वॉक कर सकते हो, ये ठीक है यहाँ तक, लेकिन कोई भी ऐसी हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी जिससे हमारे पेट पे दबाव पड़ता हो। तो पेट भरा होने पे हमको नहीं करना। अभ्यास करते समय पेट और सीने को ज्यादा नहीं फुलाना, ठीक है। श्वास पर नियंत्रण रख के पूरक क्रिया करें, यानी अपनी सांस को कंट्रोल में रखना है। तो अब बात करते हैं मधुमेह यानी कि डायबिटीज। डायबिटीज जो है वो भारत में सबसे ज्यादा है लोगों को, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा जो डायबिटीज है वो इंडिया के लोगों को है। तो हमारा जो इंडिया है वो डायबिटीज कैपिटल के नाम से जाना जाता है, यानी इतनी डायबिटीज किसी देश में नहीं मिलेगी। आखिर अब ऐसा है क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है। तो इसका कारण क्या होता है, देखो अब जो खाना हम खाते हैं, जैसे हम रोटी खाते हैं, तो हमारे पूर्वज भी रोटी खाया करते थे। तो आखिर फर्क क्या है, तो हमारे जो पूर्वज थे वो सीधा गेहूं की रोटी नहीं खाते थे, वो मोटे अनाज खाते थे। उस समय में ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है, मिलेट्स,
इन सब चीजों को ज्यादा खाया जाता था। वो मोटे अनाज होते थे, उसमें कार्ब्स की मात्रा थोड़ी कम होती थी, फाइबर प्रोटीन वगैरह इसके मामले में ज्यादा होता था। और वो लोग क्या करते थे, सबसे बड़ी बात है वो मेहनत करते थे, यानी जितना उनके अंदर कैलोरी मिल रही है ना, कैलोरी भोजन से, उतना वो उसको यूज कर लेते थे, यानी बहुत मेहनत वाला काम करते थे, हार्ड वर्क करते थे। आज के समय में क्या है, लोग खाते हैं लेकिन हार्ड वर्क नहीं करते। सारे काम रिमोट से हो जाते हैं, रिमोट से दबा दिया हो गया काम, ठीक है। बाइक से चले गए, 4 कदम भी पैदल नहीं चलते, बाइक उठाई चल दिए। कहीं भी जाना है तो रिक्शे से चले जाएंगे, गाड़ियों से चले जाएंगे। तो मतलब हमारी वो पहले जैसी जो मेहनत वाला काम था वो नहीं रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, कैलोरी खूब होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, और बाद में जब वो एक्सेस हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, तो कहीं ना कहीं फिर डायबिटीज जैसे रोग हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं। मधुमेह, ये जो रोग है, ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा यानी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो डायबिटीज होने लग जाता है। इसका मुख्य कारण है गलत जीवन शैली और खान पान, यानी हम जो आज गलत खाते पीते हैं और हमारा जो गलत लाइफस्टाइल है, जिसमें हम मेहनत नहीं करते हैं, हम वॉक तक नहीं करते हैं, इसकी वजह से ये होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा इंसुलिन है, इंसुलिन की मात्रा असंतुलित हो जाती है, ठीक है। हमारी पैनक्रियाज पे बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, पैनक्रियाज उस तरीके से मैनेज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2, ठीक है। मधुमेह के लक्षण में क्या होता है, अगर किसी को डायबिटीज है तो उसके लक्षण, अब डायबिटीज की एक अच्छी खास बात क्या है, इसके लक्षण ही नहीं आते बहुत समय तक। लोग प्री डायबिटिक हो जाते हैं, डायबिटिक तक हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं लगता कि उनको डायबिटीज है। फिर लक्षण, कुछ कुछ लोगों में लक्षण पहले आ जाते हैं जो थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। ज्यादा थकान होना, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, धुंधला दिखाई देना, ठीक है, किडनी खराब होने लग जाना, हृदय वाहिका की बीमारी होना, वजन घटना, पेशाब बार बार आना, क्योंकि बार बार बाथरूम आता है जो जिसको ये बीमारी होती है। अब इसके कारण क्या होता है, ये कारण क्या है इसका, क्योंकि आज हमारी जो सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, यानी कि हम बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है अपने जीवन में, बस बैठ रहे रहेंगे, खाते रहेंगे, ठीक है। ऐसी जो जिंदगी है, इसकी वजह से हो रहा है बीमारियां, मोटापे की वजह से, वजन बढ़ने की वजह से, तनाव की वजह से, चिंता की वजह से, ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से डायबिटीज हो जाती है। अगर डायबिटीज को कम करना है तो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो देखो ये कुछ आसन है, क्योंकि डायबिटीज हो जाती है तो पूरी तरीके से रिवर्स कुछ हद तक हो भी सकती है, लेकिन उसको मैनेज ही किया जाता है। ज्यादातर लोग उसको मैनेज कर पाते हैं, यानी शुगर बढ़ जाती है तो उसको मैनेज कर सकते हैं, पूरी तरीके से रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो देखो मधुमेह में कौन से आसन जो है फायदा पहुंचा सकते हैं। अब मैंने जो यहाँ पे येलो कलर से हाईलाइट कर रखे हैं, ये वो आसन है जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये आसन हम पहले से पढ़ चुके हैं, तो इसको हम दोबारा तो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि सेम चीज को 2 बार पढ़ने से हमारी वीडियो बड़ी होगी। ये कुछ आसन जो मैंने हाईलाइट नहीं कर रखे हैं, ये आसन हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये सारे आसन करोगे तो इसमें फायदा मिलता है। अब सबसे पहले बात करते हैं भुजंग आसन। तो भुजंग आसन देखो कुछ इस तरीके से है, यानी कि एक सांप की तरह पोज बन रहा है, ठीक है, सांप की तरह, यानी कोबरा पोज बन रहा है कुछ इस तरीके से। तो इस आसन को अंग्रेजी में कोबरा पोज कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमारा शरीर जो होता है वो फन उठाए सांप की तरह दिखता है, इसलिए इसको भुजंग आसन कहा जाता है। पीठ के दर्द में, क्योंकि रीढ़ इसमें इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, हमारी थाई से लेकर रीढ़ तक इसमें इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए पीड़ित जो व्यक्ति है जिसको पीठ का दर्द है, उससे पीड़ित जो व्यक्ति है उसके लिए क्या करेगा, ये फायदा पहुंचाएगा उसको। अब भुजंग आसन है जो कुछ इस तरीके से किया जाता है, आप एक बार देख सकते हैं इसे, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो हमारी थाई से लेकर, ठीक है, हमारी ये जो मेन चीज है जो हमारी रीढ़ है, इस पे ये असर डालेगी, तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को ये बेनिफिट पहुंचाती है। अब बात करते हैं जो भुजंग आसन आसन होता है, इसके क्या फायदे होते हैं, जो इसको रेगुलर करता है उसको क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन, यानी जो रक्त का संचार होता है उसको ठीक करेगा। गर्दन और कमर में दर्द है अगर किसी को तो उसमें फायदा पहुंचाएगा। फेफड़ों को मजबूत करने का काम करता है। हमारी जो मसल्स होती है, मांसपेशी होती है, उसको मजबूत करता है। हमारे शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन जो होता है वो हमारे शरीर में बढ़ाता है, ठीक है। हमको सावधानी क्या करनी है, मान लो कोई हर्निया का किसी का ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उसको नहीं करना। पीठ या कमर में दर्द है तो उसको नहीं करना। सर्जरी हो रखी है कोई तो नहीं करना। गर्भवती महिला जो है उसको नहीं करना, ठीक है, इन लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं करना होता। अगला पॉइंट है हमारा शलभासन, ठीक है, यानी नेक्स्ट आसन है शलभासन। शलभासन जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, आप इसे ध्यान से देखिए एक बार। और इसमें शरीर जो होता है हमारा कैसा हो जाता है, कीट होता है, यानी एक लोकस्ट नाम का कीट होता है, उसके जैसा हमारा शरीर हो जाता है। इसे शलभासन या फिर लोकस्ट पोज कहा जाता है। ये कमर और पीठ के जो स्नायु है, हमारी जो कमर और पीठ का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वहां पे जो हमारी नसें जाती है या फिर वहां पे जो हमारी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, उन सबको मजबूत करने का काम करता है और बेस्ट आसन माना जाता है कमर और पीठ के लिए।
तलबासन के लाभ क्या है, जो इसको रेगुलर करता है उसको क्या फायदा मिलता है, तो उससे रीढ़ की हड्डी जो है वो मजबूत होगी, ये बेनिफिट है। सियाटिका की समस्या जो होती है, मान लो किसी को साइटिका की समस्या है तो उसमें फायदा करेगा। कमर, गर्दन और पैर को मजबूत बनाता है। गर्दन और कमर की जो फैट है, एक्स्ट्रा चर्बी है, उसको कम करेगा, हमारा पाचन सुधारेगा। अब बात करते हैं जो साइटिका है, सियाटिका है, ये क्या होता है। तो देखिए हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, इस जगह पर नसें गुजर रही होती है, यानी इस जगह पे नस गुजर रही होती है जो कि हमारे पैर की तरफ जाती है, ठीक है, दोनों पैरों में। अगर यहाँ पे मान लो नस दब जाती है तो फिर उसका पेन आता है, यहाँ से होते हुए, कूल्हे से होते हुए ये सीधा नीचे जाता है, ठीक है। कई बार घुटने में, घुटने के पीछे, जहां जहां पे वो नस जाती है वहां पे बहुत तीखा दर्द होता है, बहुत तगड़ा वाला दर्द होता है, तो इसको साइटिका या सियाटिका कहा जाता है। तो ये अगर कोई इसको रेगुलर करता है तो उसको सियाटिका में भी लाभ मिलेगा, क्योंकि इससे मसल्स में खिंचाव आएगा, नसें जो होती है वो खुल जाती है। सावधानी, अगर मान लो कोई इस आसन को करता है तो उसको क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए रीढ़ की हड्डी में दर्द हो तो बिल्कुल भी नहीं करना, यानी जिस व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी में पहले से दर्द हो या कोई प्रॉब्लम हो उसको ये नहीं करना होता। कमर में, गर्दन में या पेट में दर्द हो तो भी नहीं करना, वरना इससे दर्द बढ़ सकता है। कोई अगर गर्भवती महिला है तो उसको तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इसमें अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो पेट पे जोर पड़ रहा है, ठीक है। अगर मान लो कोई प्रेग्नेंट है तो उसको बहुत भारी नुकसान इससे हो सकता है। अब बात करते हैं सुप्त वज्रासन, ठीक है, यानी ये वज्रासन का ही रूप है। वज्रासन में क्या होता है, हम इस पोजीशन में होते हैं लेकिन हम सीधे बैठते हैं, बट यहाँ पे सीधे ना बैठ के इस तरीके से लेटा जा रहा है तो इसको सुप्त वज्रासन कहा जाता है। सुप्त का मतलब होता है सोया हुआ, ठीक है, यानी जैसे सो रहा है, कुछ उस तरीके का आसन है। इस आसन को करने के दौरान व्यक्ति को वज्रासन वाली जो मुद्रा है उसमें बैठना होता है। बस फर्क क्या है कि वज्रासन की मुद्रा में हम सीधे बैठे रहते हैं तो उसमें हमें पीछे की तरफ लेटना होता है, ठीक है, लेट कर योगाभ्यास करना होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इस आसन को सुप्त वज्रासन के नाम से जाना जाता है। अब इसको करने से फायदा क्या है, इससे जिसके पेट में गैस बनती है, कब्ज की समस्या रहती है, उसको फायदा मिलता है। ये आसन जो है रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। हमारी जो पेट की मसल्स है, मांसपेशी है, उसको ठीक करता है ये, ठीक है, मजबूत करता है। घुटने और जांग की जो मांसपेशी है इसको भी मजबूत करता है, और जिसको अस्थमा है, अस्थमा के रोग में भी ये काफी सहायता करता है, ठीक है, यानी उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। फिर सावधानियों की बात करें तो गर्भावस्था के दौरान नहीं करना, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद वज्रासन कर सकते हो, लेकिन ये जो सुप्त वज्रासन है इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना। रीढ़ की हड्डी में अगर समस्या हो, प्रॉब्लम हो, कोई सर्जरी हो रखी हो तो नहीं करना। पेट में, कूल्हे में, कमर में अगर दर्द हो, ठीक है, या घुटने में अगर किसी को बहुत तगड़ा वाला दर्द हो तो भी नहीं करना है। अब एक है मंडूकासन, ठीक है, मंडूकासन आप देखो मेरे पीछे, इस तरीके की पोजीशन होती है, ठीक है। तो मंडूकासन को समझते हैं। देखिए जो ये संस्कृत का शब्द है, मंडूक का मतलब होता है मेंढक, यानी मेंढक की तरह मुद्रा बनाना, ठीक है। आप ध्यान से देखोगे जैसा मेंढक होता है, कुछ मेंढक की तरह मुद्रा बना रखी है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मंडूकासन कहा जाता है। ये जो आसन है अंग्रेजी के दो शब्द यानी फ्रॉग पोज, इससे मिलकर बनाए, फ्रॉग जैसी पोजीशन होती है इसमें। अब इसके फायदे क्या होते हैं, अगर कोई इसको रेगुलर करता है तो उसके पेट की जो मसल्स है वो मजबूत होगी। मंडूकासन जो है शरीर में जो नसें हैं उसको अपनी जगह से, मान लो कोई नस हट गई है तो उसको अपनी जगह पे लाने में मदद करेगा। क्योंकि इसमें देखो डायबिटीज में फायदा पहुंचाएगा, क्यों, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, क्योंकि यहाँ पे हमारी पैनक्रियाज होती है, और जब हम इस तरीके से करते हैं तो पैनक्रियाज एक्टिव हो जाती है, ठीक है। हृदय यानी हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, और हमारी किडनी के लिए, हमारे लीवर के लिए, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए ये आसन बहुत बेस्ट माना जाता है। ये आसन जो है इससे पेट और नितंब की चर्बी, ठीक है, पेट में जो चर्बी होती है, जो नितंब में चर्बी होती है, उसको खत्म करेगा। शारीरिक भार भी नियंत्रित करता है, तनाव व चिंता से भी राहत दिलाएगा। सावधानी, यदि पेट की समस्या हो तो इसको नहीं करना। यदि कोई सर्जरी हो रखी हो तो भी इसको नहीं करना। पीठ में दर्द हो तो भी नहीं करना। प्रेग्नेंट महिला तो इसको नहीं कर सकती बिल्कुल भी। नेक्स्ट है गोमुख आसन। अब ये जो गोमुख आसन है इसको समझते हैं। तो ये जो आसन है इसमें हमारे पैरों की मुद्रा जो है और गाय के मुख जैसी बन जाती है। गोमुख आसन जो है इसमें शरीर में कई अंगों को एक साथ खिंचाव पैदा करता है, घुटना, जांग, कूल्हा, छाती, गर्दन, ठीक है, इन सब पे खिंचाव आता है। तो एक बार आप ध्यान से देखिए, ये इस तरीके से हाथों से हमने क्या करा है, कुछ गौमुख की तरह बनाने का प्रयास किया है। और देखोगे आप यहाँ से पैरों में खिंचाव आएगा, पैरों में आपको खिंचाव दिखेगा, हाथ में खिंचाव दिखेगा, शोल्डर में खिंचाव दिखेगा, पेट में खिंचाव दिखे, पीठ में और आगे से पेट में भी खिंचाव दिखेगा। तो इस तरीके से गोमुख आसन जो होता है
ये फायदा पहुंचाता है। ठीक है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब बात करेंगे गोमुख आसन जो होता है, इसके फायदे क्या होते हैं। अगर इसको रेगुलर करेंगे तो हमारा शरीर जो है वो सुडौल बनेगा, जो फालतू की चर्बी है वो कम होती है, लचीला बन जाता है, शरीर आकर्षक बनता है। ठीक है, और वजन को कम करने के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट है इसका। इससे मधुमेह के रोग में भी लाभ मिलता है, यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में फायदा पहुंचाता है। किसी को गठिया की प्रॉब्लम है, सियाटिका की प्रॉब्लम है, अपच, कब्ज, धातु रोग, मंदाग्नि, पीठ दर्द, लैंगिक विकार, ठीक है, प्रदर रोग, बवासीर, अगर कोई किसी को ऐसी समस्या है तो उसमें ये फायदा पहुंचाता है। ये जो आसन होता है इसको करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो देखो, अगर मान लो हमारे कंधे में, पीठ में, गर्दन में, हिप में या घुटने में पहले से दर्द है तो फिर उसको नहीं करना चाहिए, वरना दर्द बढ़ जाएगा। आसन करते समय अगर तकलीफ हो तो उसको तुरंत रोक दो। कोई भी आसन अगर करते हैं, अगर तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, तो उसको तुरंत रोक देना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। शुरुआत में क्या है, पीठ के पीछे जब हाथों को लाते हैं तो पहली पहली बार जब कोई करता है तो नहीं बनता है, ठीक है, हो ही नहीं पाता। तो जबरदस्ती नहीं करना है, यानी हाथों को आपस में मिलाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी, वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। गोमुख आसन के समय अभ्यास जो है उसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, इसका समय भी धीरे धीरे बढ़ाना है, अभ्यास जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ाना है। अब अगला हाँ जो पॉइंट है वो है योग मुद्रा। ठीक है, योग मुद्रा जो होती है वो कई तरह की होती है, आप एक बार ध्यान से देखिए। ये सारी योग मुद्राएं होती है अलग अलग तरीके की। तो योग मुद्रा क्या है, योग मुद्रा जो है शारीरिक गतिविधि, जो हमारी फिजिकल मूवमेंट है होती है, इसका एक समूह होता है जो मस्तिष्क के विशेष भागों में ऊर्जा प्रवाह करने का काम करता है। हमारे शरीर में मौजूद किसी तत्व के असंतुलित, हमारे शरीर में जो तत्व होते हैं अगर वो अनबैलेंस हो जाता है तो उसके कारण हमको कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं। ऐसी स्थिति में योग मुद्रा जो है शरीर के 5 तत्वों को क्या करती है, संतुलित करने यानी बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो आप इसको एक बार ध्यान से देख सकते हो, जैसे ज्ञान मुद्रा हो गया, शून्य मुद्रा हो गया, ठीक है, इसको बोला जाता है अपान मुद्रा, फिर आपका प्राणायाम मुद्रा, ठीक है, वायु मुद्रा। तो ये कई तरह की मुद्राएं होती हैं। अब ये जो योग मुद्रा अगर इसको किया जाता है तो उसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो इससे हमारी एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, हम किसी चीज पे फोकस हो पाते हैं, किसी चीज के बारे में फोकस होके सोच पाते हैं। मधुमेह यानी मान लो किसी को डायबिटीज है, किसी को मोटापा है, तो उसमें बेनिफिट पहुंचाएगी। हमारी स्किन के लिए काफी अच्छी होती है, स्किन में चमक लेकर आएगी। तनाव और अवसाद यानी डिप्रेशन जो हो जाता है उसको कम करने की कोशिश करती है। अगला है उष्ट्रासन। ठीक है, यानी जो ऊंट जैसा आसन होता है। तो उष्ट्रासन को अंग्रेजी में कैमल पोज कहा जाता है, यानी ऊंट की तरह मुद्रा बनाई जाती है और इसे करने के दौरान शरीर की आकृति जो होती है ऊंट जैसी बन जाती है, इसीलिए इसको उष्ट्र आसन कहा जाता है। अब ये जो उष्ट्र आसन है इसको करने के फायदे क्या है, ये इसमें पेट हमारा इन्वॉल्व होता है, तो इसलिए हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाएगा, छाती को, ठीक है, हमारे सीने को चौड़ा करेगा, उसको मजबूत बनाएगा, पीठ और कंधों को मजबूती देता है तथा पीठ के निचले हिस्से में दर्द से ये छुटकारा दिलाएगा। मान लो किसी को पीठ के निचले हिस्से में दर्द है तो ये छुटकारा दिलाएगा। रीढ़ की हड्डी में लचीलापन और मुद्रा में सुधार भी लेकर आता है। मासिक धर्म की परेशानी है तो उसमें भी राहत देता है। मान लो किसी को पीरियड से रिलेटेड किसी महिला को कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये क्या करता है, फायदा पहुंचाता है। इसको करते समय किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ हो या मान लो किसी को हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आसान नहीं करना चाहिए। हर्निया का ऑपरेशन हो रखा हो या कमर दर्द हो, किसी की कमर की कोई सर्जरी हो रही हो तो नहीं करना चाहिए। सियाटिका या स्लीप डिस्क की प्रॉब्लम पहले से किसी को हो तो उसको नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है कपाल भाती। अब जो कपाल भाती होता है ये बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है, इसको आराम से कहीं पे भी बैठ के किया जा सकता है। इसमें हमारा पेट इन्वॉल्व होता है, हमारा श्वसन तंत्र इन्वॉल्व होता है, तो हमें काफी फायदा मिलेगा। तो कपाल भाती को समझते हैं। कपाल भाती एक ऐसा योगा अभ्यास है जो शरीर को अनेक बीमारियों, जो शरीर में बीमारी होती है उसको खत्म करता है। ये बहुत ही आसान है, जिसे कोई भी स्वस्थ व्यक्ति आसानी से कर सकता है। कपाल का मतलब होता है हमारा मस्तक, ठीक है, यानी हमारा मस्तक, और भांति का मतलब होता है कांति, यानी हमारे मस्तक में कांति लेकर आता है, चमक लेकर आता है। यदि इस योग को नियमित किया जाए, रेगुलर किया जाए, तो इससे मस्तक पर आभा आएगी, यानी एक चमक, एक ऑरा बनेगा। ठीक है, अब इसके फायदे क्या होते हैं कपाल भाती के। फायदे ये हैं कि ये वजन कम करेगा क्योंकि पेट की चर्बी को ये खत्म करता है। ठीक है, चेहरे पे आभा बढ़ाएगा, पाचन क्रिया को मजबूत करेगा, मन को शांत करेगा। डायबिटीज के मरीजों के लिए ठीक है क्योंकि पैनक्रियाज इसमें इन्वॉल्व होती है, पैनक्रियाज को फायदा पहुंचाता है। अस्थमा के रोग को भी जड़ से समाप्त करता है क्योंकि इसमें हमारा श्वसन तंत्र जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। कपालभाति शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करता है, नसों को शुद्ध करेगा। अस्थमा क्या है, अस्थमा जो है वो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी अस्थमा जो है एक सांस से संबंधित बीमारी होती है जिसमें हमारा जो श्वास नलिका होती है उसमें सूजन आ जाती है, जिसके कारण
क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती है और हमारी श्वास नलिका प्रभावित होती है, जिससे ये जो इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होते हैं, इनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत समस्या होती है। तो इनको ये जो कफ लेते हैं उससे क्या होता है, फायदा मिलता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इससे खांसी का दौरा होना भी कहा जाता है। कई बार खांसी का दौरा आ जाता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सांस की रफ्तार बढ़ जाती है, बेचैनी होने लग जाती है, सीने में स्टिफनेस हो जाती है, जकड़न हो जाती है, थकावट महसूस होती है, हाथ पैर कंधे पीठ में दर्द होना, ये सब क्या है, अस्थमा के लक्षण होते हैं। तो अगर किसी को ये लक्षण है तो अस्थमा है। अब क्या है, धूल धुआं वायु प्रदूषण आनुवंशिकता परागकण, जानवरों की त्वचा के बाल जो होते हैं वो जो उड़ते रहते हैं हवा में, तो उसके कारण ये हो सकता है। खासकर पोल्यूशन से ये होता है, और जो प्रदूषण होता है उससे। अस्थमा को खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सुखासन, चक्रासन, गोमुख आसन, पर्वतासन, भुजंगासन, पश्चिमोत्तासन, मत्स्य आसन, ये सारे अगर रेगुलर किए जाए तो अस्थमा में क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है। अब अस्थमा में देखो कौन कौन से आसन होते हैं, तो ये सारे आसन किए जाते हैं। अब इसमें हम उन आसन को काट देते हैं जिसको हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो ये जो आसन है इसको हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब ये जो बच गए हैं हम खाली इसको ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक आसन को 2 बार डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। इन सबको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं ऊर्ध्व हस्तोत्तासन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो ये जो ऊर्ध्व हस्तोत्तासन है, ये 3 शब्दों से मिला हुआ है। ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर, हस्त का मतलब होता है हाथ, आसन का मतलब होता है मुद्रा। ठीक है, यानी ऊपर की ओर हाथ करके एक मुद्रा बनानी होती है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। इसमें हम अपने हाथ को क्या करते हैं, ऊपर की तरफ करते हैं। इस आसन को अंग्रेजी में सूर्य सलाम या सन सैल्यूटेशन भी कहा जाता है। अब इसके लाभ क्या है भाई, इसके लाभ ये है कि इससे हमारी कमर पतली होती है, यानी जो कमर पे चर्बी होती है उसको ये रिमूव करता है। इस आसन को करने से कमर और जो नितंब होते हैं यानी जो हिप होते हैं उसमें जो मांस जमा होता है उसको ये खत्म करता है, एक्स्ट्रा चर्बी को खत्म करता है। इस आसन के अभ्यास से शरीर की लंबाई बढ़ती है, कब्ज की समस्या खत्म करेगा, पसलियों के दर्द में ये क्या करता है, राहत पहुंचाता है। सावधानी क्या करनी है, खाना खाने के तुरंत बाद हमको नहीं करना होता है। कमर या गर्दन में दर्द की स्थिति हो तो ये आसन नहीं करना। कंधों में जकड़न हो या दर्द हो तो भी ऐसे आसन को करने से हमको बचना चाहिए। ठीक है, अब अगला है उत्तान मंडूकासन। इसको एक बार देखिए ध्यान से, कुछ इस तरीके से इसको किया जाता है। तो उत्तान मंडूकासन 2 शब्दों से मिला है। उत्तान का मतलब होता है तना हुआ, मंडूक का मतलब होता है मेंढक, यानी मेंढक की तरह बनना है लेकिन हमें तना हुआ शरीर होना चाहिए। तो ये आसन जो है, इस आसन में अंतिम जो मुद्रा होती है, फाइनल पोज जो होता है, वो शरीर में उसमें क्या होता है, सीधे तने हुए मेंढक के समान ये शरीर देखने में लगता है, जिस कारण इसको ये नाम मिला है। अब इसके क्या बेनिफिट होते हैं, तो इसके बेनिफिट क्या है, रेगुलर करेंगे तो पीठ दर्द में आराम मिलेगा। ठीक है, गले के दर्द में आराम मिलेगा, कंधे और में आराम मिलेगा, घुटने को मजबूत करेगा, कंधे का दर्द ठीक कर देगा। देर तक ये आसन करने से पेट के बगल में जो चर्बी जमा हो जाती है, एक्स्ट्रा फैट होता है, उसको खत्म करता है। सांस से रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करता है। सावधानी क्या करनी है, अगर मान लो किसी की कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, परेशानी है, कोई सर्जरी हो रखी है तो उसको नहीं करना। कोहनी या कंधों में दर्द होता है या कोई सर्जरी हो रखी है तो उसको यह आसन नहीं करना। वक्रासन, वक्रासन जो होता है कुछ इस तरीके से होता है, देखो वक्र की तरह बनाया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, यानी ये संस्कृत का शब्द है, इसका अर्थ होता है मोड़ना। ठीक है, ट्विस्ट करना। तो इस आसन में रीढ़ की हड्डी को मोड़ा जाता है। इसका लाभ जो होता है कमर को मिलेगा, पीठ को मिलेगा, नितंब को मिलेगा। ठीक है, जो जो हमारे शरीर के बॉडी के पार्ट इसमें इन्वॉल्व होते हैं उन सभी अंगों को इसका फायदा मिलेगा। तो वक्रासन को करने का क्या फायदा हो सकता है, क्या लाभ हो सकते हैं, तो इसको करने से क्या होता है, ये देखो पैनक्रियास हमारी एक्टिव होती है, तो ये डायबिटीज को रोकने में मदद करेगा। ठीक है, हमारे वजन को कंट्रोल करने में मदद करेगा। पाचन क्रिया, क्योंकि हमारा पेट भी इन्वॉल्व होता है तो पाचन क्रिया को सुधारेगा। गर्दन दर्द और कमर दर्द में आराम देता है। डिप्रेशन से हमको मुक्ति दिलाएगा। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो इन्वॉल्व होती है तो उसको भी ये मजबूत करता है। सावधानी क्या करनी है, मान लो किसी के पेट में दर्द है, कोई सर्जरी हो रखी है तो उसको ये आसन नहीं करना होता। घुटने में दर्द है तो इस आसन को करने से बचना चाहिए। ज्यादा अगर कमर में दर्द है किसी के तो उसको नहीं करना चाहिए। कोहनी में दर्द है तो भी इसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अनुलोम विलोम। ये बहुत आसान होता है। इसमें हम अपने एक नाक को बंद करते हैं, दूसरी नाक से सांस अंदर को खींचते हैं, फिर उस दूसरी को बंद करते हैं, पहली नाक से खींच छोड़ देते हैं सांस को, तो इसको अनुलोम विलोम कहा जाता है। ठीक है, तो देखो अनुलोम विलोम जो होता है नासिका यानी नासिका के द्वारा, नाक के द्वारा किया जाने वाला आसन है। ये बहुत फायदेमंद है। प्राचीन समय में ऋषि मुनि जो होते थे इसको करा करते थे।
इसके अभ्यास जो है उसके लिए आपको कुंडलिनी शक्ति जो होती है, हमारी कुंडलिनी शक्ति उसको जागृत करता है। अनुलोम विलोम जो है प्राणायाम, इसके निरंतर अभ्यास से, यानी अगर रेगुलर इसका अभ्यास किया जाए तो इसकी शक्ति जो है हमारी शक्ति में अद्भुत विकास करेगा। और इसको करने से हमारा मन जो है वो खुश हो जाता है, मन में अच्छे विचार आने लग जाते हैं, ठीक है। और ये व्यायाम जो है व्यक्ति में सकारात्मक विचार लेकर आता है, पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा। लाभ क्या है भाई इसके, अगर कोई इसको रेगुलर करता है तो इसको करने से हमारी जो नसें हैं, नाड़ी तंत्र है वो शुद्ध होएगा, ठीक है। हमारी जो हृदय है उसको शक्ति मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है ये, ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है, शुद्ध रक्त जो है वो शरीर के सभी अंगों तक देगा। वात पित्त और कफ के जो विकार होते हैं, गठिया हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, सूजन हो गया, इसको दूर करता है। रेगुलर अभ्यास करने से नेत्र ज्योति बढ़ती है, ठीक है, आंखों की रोशनी बढ़ेगी। अनिद्रा में लाभदायक, यानी मान लो किसी को इंसोम्निया है, किसी को नींद ही नहीं आती है, तो उसमें ये फायदा पहुंचाएगा, तनाव को घटाएगा, डिप्रेशन को कम करेगा। माइग्रेन की समस्या है मान लो, या फिर हाई या लो ब्लड प्रेशर है, तो ऐसे में क्या करता है, ये काफी मदद करता है। सावधानी क्या करनी चाहिए भाई, तो सांस लेने और सांस को छोड़ने की प्रक्रिया में ये फायदा करता है, ठीक है। और आवाज नहीं होनी चाहिए, एक चीज याद रखनी है, हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करेगा, क्योंकि हम सांस लेते हैं, सांस के द्वारा ही करते हैं इसको। और जब सांस लें हम और सांस जब छोड़ें, उस समय में आवाज नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए, ठीक है। कमजोरी और अनीमिया से पीड़ित व्यक्ति जो है इस आसन को करने में उसको दिक्कत हो सकती है, तो जिसको अनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है, तो उसको ये सब नहीं करना चाहिए। अब बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा उच्च रक्तचाप, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। कईयों का क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है यानी जो बीपी होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, स्ट्रोक आ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है, बहुत तरह की समस्या हो सकती है उसको। तो ये जो हाई बीपी है इसको समझते हैं, तो कैसे हम हाई बीपी को कम कर सकते हैं, रक्तचाप को बैलेंस कर सकते हैं, तो इसके लिए ये आसन करने होते हैं। ये आसन जो हमने हाईलाइट कर रखे हैं, इसको हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। अब ये जो बच गए हैं इन आसन को यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उत्तान पादान आसन, ठीक है। उत्तान का मतलब होता है उठा हुआ, ऊपर की ओर उठा हुआ। पाद का मतलब होता है यहाँ पे पांव, ठीक है, पद का मतलब यहाँ पे पांव होता है। आसन का अर्थ होता है मुद्रा, यानी ऐसा हमें मुद्रा बनाना है जिसमें जो हमारे पैर होंगे वो ऊपर की ओर उठे होंगे। तो ये आसन जो है पीठ के बल लेटकर पांव को ऊपर उठाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, उत्तान पादान पादासन, ठीक है। लाभ क्या है इसके, तो लाभ इसके ये है कि हमारे पेट में जो चर्बी होती है उसको कम करेगा, पेट में दर्द है तो आराम देगा, पाचन संबंधित समस्याओं को दूर करता है, नाभि को बैलेंस करता है, ठीक है, कई बार नाभि उखड़ जाती है तो उसको बैलेंस करेगा। और इससे हमारी पैनक्रियाज पे भी असर पड़ता है, तो डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, ठीक है। और कमर दर्द वगैरह में भी ये फायदा पहुंचाता है, पीठ दर्द में फायदा पहुंचाता है। सावधानी क्या करनी है, मान लो किसी की कमर में पहले से कोई दर्द हो, पैर का कोई ऑपरेशन हो रखा हो, कोई सर्जरी हो रखी हो, घुटने में कोई सर्जरी हो रखी हो, तो उसको नहीं करना चाहिए। सियाटिका या रीढ़ की हड्डी से समस्या हो, या मान लो किसी को स्लिप डिस्क की समस्या हो, तो नहीं करना चाहिए। कोई प्रेगनेंसी में है तो प्रेगनेंसी के दौरान किसी महिला को ये नहीं करना चाहिए। फिर अर्ध हलासन, ठीक है, यानी इसमें भी हल की तरह शरीर को बनाना है, लेकिन अर्ध हलासन। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो इस आसन में जमीन में लेटा जाता है और दोनों टांगों को, पैरों को समकोण उठाया जाता है। अर्ध हलासन जो होता है इसके क्या फायदे होते हैं, तो पेट की जो आंत होती है उसको ताकतवर बनाता है और कब्ज से हमको राहत दिलाएगा। भोजन को पचाने में, गैस की समस्या से आराम और मोटापे को कम करने में ये फायदा पहुंचाता है। रीढ़ की हड्डी और कमर जो है, कमर के भाग को ये क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। ये आसन पैर और जांघों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। सावधानियां, माइग्रेन, कमर दर्द, घुटने का दर्द है तो इसको करने से बचना चाहिए। किसी के ऑपरेशन हो रखा है, हाल में कोई सर्जरी हो रखी है, तो उससे उसको भी इससे करने से बचना चाहिए। सरल मत्स्यासन, ठीक है, मछली की तरह पोज बनाना है, लेकिन इसको सरल मत्स्यासन कहा जाता है। तो देखिए, इस आसन में जमीन में लेटा जाता है, दोनों टांगों को सीधा करना है, ठीक है, फरश से यानी फ्लोर से चिपका देना है जमीन से, खोपड़ी को हमें ऊपर की तरफ लाना है और कुछ इस पोजीशन में आते हैं, इसको सरल मत्स्यासन कहा जाता है। इसको फायदा क्या होगा, इसको करेंगे तो हमारा जो मेरुदंड है, हमारी रीढ़ की हड्डी में फायदा पहुंचाएगा, गर्दन और कंधे की समस्या को खत्म करेगा, कब्ज और गैस को दूर करेगा, खून का संचार और चेहरे पे चमक लेकर आता है, श्वास नली के जो रोग होते हैं उसको दूर करने का ये काम करता है। सावधानी क्या है, कमर में जो दर्द हो तो इसको नहीं करना चाहिए, गर्दन या कंधे में दर्द हो तो नहीं करना चाहिए, कोहनी में समस्या हो तो भी इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला है मकर आसन, यानी इसमें मगरमच्छ की तरह शरीर बना के लेटे रहते हैं, तो इसको मकर का मतलब होता है मगरमच्छ, ठीक है, यानी इस आसन में
मगरमच्छ के समान हमारा शरीर दिखेगा, इसीलिए इसको मकरासन कहा जाता है। इसको क्रोकोडाइल पोज अंग्रेजी में कहा जाता है। तो ये रीढ़ की हड्डी को क्या करेगा, फायदा पहुंचाएगा। कमर दर्द, स्लिप डिस्क की समस्या है तो उससे फायदा पहुंचाता है। ये टेंशन को, स्ट्रेस को, थकावट को दूर करता है। फेफड़ों की कार्यक्षमता को बढ़ाने का काम करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करता है। बीपी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और हमारे कहीं ना कहीं जो हमारी पैनक्रियास है उस पर असर डालता है, पेट पेट पे असर डालता है, तो उससे हमारा पाचन तंत्र भी सुधरेगा। और शरीर में रक्त संचार को काफी अच्छा करता है। सावधानी क्या है, अगर किसी कमर में पहले से बहुत तीखा वाला दर्द है तो इसको नहीं करना। हर्निया की बीमारी है तो नहीं करना। कोई सर्जरी हो रखी है तो इसको नहीं करना। नेक्स्ट है शवासन। ये बिल्कुल सिंपल है। इसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमको बस लेट जाना है, एकदम रिलैक्स वाली मुद्रा में लेटना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है। तो ये शवासन होता है। शरीर की थकान को दूर करने के लिए, मन को शांत रखने के लिए शवासन सबसे बेस्ट होता है। जैसे मान लो हम कहीं पे घूमने गए हैं, हम बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो हमें क्या लगता है कि कहीं हमें थोड़ा समय मिल जाए जहाँ पे हम लेट जाएं आराम से, ठीक है। फिर जब हम आते हैं बेड पे आराम से लेट जाते हैं, बिल्कुल सुकून से रिलैक्स होकर लेटते हैं, तो हमको अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो ये शवासन होता है, ठीक है। इससे लेटने से क्या होता है, हमको बेनिफिट मिलता है, हमारी थकान दूर हो जाती है। तो ये मानसिक और शारीरिक तनाव को दूर करेगा, डिप्रेशन को, मनोविकार को, अनिद्रा जैसी बीमारियों में लाभदायक है। हमारी एकाग्र शक्ति को बढ़ाता है, याददाश्त को सुधारेगा, आत्मविश्वास बढ़ाएगा, मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है, बस आप इसको देखते जाओ, इसको पढ़ते जाओ, इसको समझते जाओ। सावधानी क्या करनी है, ये हर कोई शवासन कर सकता है, ठीक है। शवासन करने में कोई खास हानि नहीं होती शरीर को। अगर डॉक्टर ने आपको पीठ के बल, मान लो किसी की पीठ की कोई सर्जरी हो रखी है, अगर पीठ के बल लेटने को मना करा है तो इसको नहीं करना चाहिए, ठीक है, वरना पीठ में दर्द हो जाएगा। फिर नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसमें अनुलोम विलोम होता है, ठीक है। अनुलोम विलोम को हम पहले से पढ़ चुके हैं। अब हम अगले की बात करेंगे, शीतली प्राणायाम। इसका मतलब होता है, शीतली का मतलब होता है शीतल यानी ठंडा। इसका मतलब है कि ये, इसका अर्थ है कि शांत, विरक्त और भावहीन होना, बिल्कुल शांत हो जाना, बिल्कुल एकदम आराम से बैठ जाना है, अपनी सांसों को महसूस करना है, कोई भी विचार मन में नहीं लाना, भावहीन हो जाना है। ये प्राणायाम जो है पूरे शरीर को क्या करता है, ठंडक पहुंचाता है। शीतकारी जो प्राणायाम है, ये इस तरह का प्राणायाम है, आप ये मान लो कि शरीर का जो टेम्परेचर होता है इसको बैलेंस करता है, इसको कम करता है। और इसका अगर हम गर्मियों में अभ्यास करते हैं, हमें गर्मियों में ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए, ताकि क्या होगा, हमारे शरीर को ठंडक पहुंचाएगा। शीतली आयाम में जो होता है कुछ इस तरीके से जीभ बनानी है, ठीक है। और ये प्राणायाम जो होता है ये तनाव और अवसाद को कम करेगा, भूख प्यास और गुस्से को कम करता है। आसन जो होता है पित्त दोष को बैलेंस करेगा, ठीक है। और हमारे मन में जो वासना होती है, उस वासना को और मानसिक भावनात्मक प्रभाव को कम करेगा, ठीक है। शारीरिक एवं मानसिक समस्याओं से हमको बचाएगा। प्राणायाम जो है हमारे रक्त को शुद्ध करता है, और इसको सर्दियों में नहीं करना, वरना जुकाम हो जाता है इससे, क्योंकि काफी ठंडक मिलती है शरीर को। सावधानी क्या करनी है, ठंड के मौसम में इसको बिल्कुल भी नहीं करना। खांसी या टॉन्सिल से किसी को गले में टॉन्सिल की प्रॉब्लम है तो उसको नहीं करना है। कब्ज के पुराने मरीजों को भी ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जिनका बीपी जो कम रहता है उसको नहीं करना चाहिए, वरना बीपी इसमें और ज्यादा कम हो जाएगा। अब है अगला, पीठ का दर्द या गठिया, ठीक है। तो जो हाईलाइटेड है इसको हम नहीं करेंगे, इन सबको हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो बच गए हैं इसको डिस्कस करेंगे, जो पीठ के दर्द में और गठिया में कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे भद्रासन। भद्रासन में हमें इस तरीके से घुटने करके बैठना है, ठीक है। दो शब्दों से मिलकर बनाए। भद्र का मतलब होता है शुभ, और आसन का मतलब होता है एक पोजीशन में बैठना। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, शुभ आसन, ठीक है। अब देखो, इससे क्या होता है, कमर का तनाव दूर होएगा, रीढ़ की हड्डी को फायदा पहुंचाएगा, गठिया से बचाव करता है, घुटने, पीठ और जो पीठ में और जो टेंडन वगैरह होते हैं टखने के, उसको आराम पहुंचाता है। जिन लोगों को वज्रासन और पद्मासन करने में कठिनाई होती है उनके लिए ये आसानी होती है, ठीक है। इसको करने से इससे फायदा होता है। सावधानी क्या करनी है, घुटने और कूल्हे के चोट में इसको नहीं मान लो घुटने में कूल्हे में चोट हो तो इसको नहीं करना होता, रीढ़ की हड्डी में चोट है तो इसको नहीं करना चाहिए। फिर अर्ध चक्रासन, यानी इसमें देखो शरीर को कैसे कर रखा है, आधा चक्र की तरह घुमा रखा है, ठीक है, यानी आधा वक्र घुमा रखा है, तो इसको अर्ध चक्रासन कहा जाता है। और संस्कृत में इसका मतलब होता है, चक्र का मतलब क्या होता है, पहिया, जिसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी हमें शरीर को आधा घुमाना है पहिए की तरह। पेट और कमर पे असर करेगा, वहां की मसल्स को मजबूत करेगा। कमर की मांसपेशियों में चपलता बढ़ोतरी करेगा, यानी लचीलापन लेकर आएगा। कमर की परेशानी से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। चक्रासन जैसी कठिन आसन को करने के लिए भी ये क्या करता है, हमें तैयार करता है।
फिर जिनको रीढ़ की हड्डी में, कूल्हे में या गर्दन में कोई चोट लगी हो, कोई मान लो सर्जरी हो रखी हो, तो उसको नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला को नहीं करना चाहिए। अगर किसी का बीपी जो है वो काफी बड़ा रहता है तो उसको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये लेक्चर खत्म हो जाता है। काफी बाकी चैप्टरों से काफी बड़ा था। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब आपको अगर 12th के बाद बीए की स्टडी करनी है तो आपको हमारे इस चैनल पे जाना है, एकलव्य स्नातक। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको बीए की इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएगी। बीए प्रोग्राम और बीए ऑनर्स दोनों के लेक्चर वहां पे मैं डालता हूँ, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। एमए की अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको हमारे एकलव्य इग्नू चैनल पे जाना है। यहाँ पे हम एमए के कोर्स कराते हैं। एमए की वीडियोस आपको वहां पे मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।